हर रिश्ता किस्मत से नहीं, एक रहस्य से जुड़ा होता है, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। स्वागत है आपका वर्सटाइल विजन्स में, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर भाव अंदर तक उतर जाता है। आज हम ला रहे हैं एक नई कहानी का पहला चैप्टर, लूना का रहस्य, एक ऐसी शुरुआत जो एक नई जिंदगी की दस्तक है। पांचपन की गंध से भरा हुआ डिसइंफेक्टेंट अस्पताल की हवा में तैर रहा था, जो मेरी संवेदनशील नाक को चुभ रहा था। मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कनों की गूंज तेज होती जा रही थी। मैं कुर्सी पर एकदम सीधी बैठी थी। मेरी उंगलियां उसकी किनारी को इस तरह कसकर पकड़े हुई थीं, जैसे वो मुझे टूटकर बिखरने से रोक सकती हो। डॉ सारा मिचेल मेरे सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान और हाथ में एक कागज, एक ऐसा कागज जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। बधाई हो लूना स्नो, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज कमरे में गूंज उठी, मेरी तेज सोच की आवाजों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ऊंची। आप एक स्वस्थ शावक को जन्म देने वाली हैं। मैं सन्न रह गई, मेरी सांस अटक गई, मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने आगे बढ़कर वो रिपोर्ट पकड़ी जो उन्होंने मुझे दी थी। मैं गर्भवती हूं। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने दिल से निकली फुसफुसाहट को पकड़ लिया हो। हाँ, करीब 6 हफ्ते हो चुके हैं, सारा ने नर्म लहजे में पुष्टि की। उनकी एन के अस्पताल की टिमटिमाती लाइट्स के नीचे चमक रही थीं, जब वे मेरा चेहरा गौर से देख रही थीं। शिशु की धड़कन तेज और मजबूत है। यह आपके बैग के लिए एक बहुत ही खुशहाल पल है। उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई जब उनकी मुस्कान हल्की सी फीकी हो गई। माफ कीजिए लूना, लेकिन किंग अल्फा स्टील आपके साथ नहीं है। पहली अपॉइंटमेंट तो अक्सर दोनों साथी साथ में करते हैं। मेरे पेट में एक अजीब सी जकड़न हुई और मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो पैक की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। टेरिटरी को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं। मैंने झूठ कहा, अपनी आवाज को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए। मेरे सीने में उठती टीस बता रही थी कि यह झूठ तो सारा के लिए नहीं, खुद को बहलाने के लिए था। सारा ने हमदर्दी से सिर हिलाया और मेरी चुप्पी को झिझक समझ लिया। बिल्कुल समझ सकती हूं, अल्फा तो अक्सर व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपको उन्हें जल्द बताना चाहिए। आखिरकार ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर। न जाने कितनी बार मैंने इस पल का सपना देखा था, अपने साथी के शावक को गर्भ में पालना, अगले अल्फा की मां बनना, लेकिन असलियत उन परियों की कहानियों जैसी नहीं थी जिन पर मैं कभी यकीन करती थी। एरॉन मुझसे प्यार नहीं करता था। हमारा मिलन एक सियासी चाल था जिसे किस्मत का नाम देकर सजाया गया था। मेरे भीतर का एक हिस्सा उसी पल मेट बॉन्ड का सहारा लेना चाहता था। उसकी सोच तक पहुंचकर यह जिंदगी बदल देने वाली खबर साझा करना चाहता था। लेकिन पिछली बार की उसकी सख्त ठंडी बातों की याद ने मुझे रोक लिया। बिना इजाजत मेरी सोच में मत आया करो फ्रेया। वह झुंझलाया था, उसकी आंखें स्टील जैसी सख्त थीं। मैं पहले ही बहुत कुछ सह चुका हूं, लेकिन यह हद पार है। मैंने मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू किया और उस कड़वी याद को मन से झटक दिया। धन्यवाद, मैंने सारा से धीमे स्वर में कहा और रिपोर्ट्स को कसकर पकड़े हुए उठ खड़ी हुई। क्लिनिक से बाहर निकलते ही हल्की हल्की बारिश की फुहारों ने मेरा स्वागत किया। मैं फुटपाथ पर कदम रखकर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और ठंडी बूंदों को अपनी त्वचा पर महसूस करने दी। मेरा हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया। मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी, जो ये याद दिला रही थी कि एरॉन और मैं सिर्फ उस मजबूरी भरे बंधन से नहीं, बल्कि अब एक और गहरे रिश्ते से जुड़ चुके हैं। उस दिन पहली बार मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। हम ठीक रहेंगे, मैंने फुसफुसाकर कहा, जैसे वो शावक मेरी बात सुन सकता हो। तभी मेरे फोन की वाइब्रेशन ने मुझे मेरी सोचों से बाहर खींच लिया। फोन निकाला तो स्क्रीन पर एरॉन का मैसेज था, ब्लू मून क्लब पर मुझे एक छाता ला दो। मैंने भौहें सिकोड़ी और दिल हल्का सा बैठ गया। ब्लू मून क्लब? उसे तो पैक मीटिंग में होना चाहिए था। मेरी उंगलियां फोन स्क्रीन पर कुछ पल टिटकी, सवालों से भरी हुई। लेकिन फिर मैंने सिर झटका। उसके जो भी कारण हो, लूना होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसका साथ दूं, हमेशा, भले ही वो खुद मेरा साथ न चाहे। मैंने जल्दी से पैक के ड्राइवर थॉमस को कॉल किया और उसे मुझे लेने के लिए कह दिया। ब्लू मून क्लब डाउनटाउन सिएटल के बीचों बीच चमकता हुआ एक चमकचमाती इमारत से एक खास किस्म की भव्यता
और अलगाव झलकता था। फ्रेया हल्की बारिश में बाहर उतरी। उसके कपड़े बूंदों से थोड़े भीग चुके थे। उसकी नजर उस इमारत पर टिकी रही जहां से हंसी और धीमी सी संगीत की आवाज बाहर आ रही थी। मेंबरशिप कार्ड? दरवाजे पर खड़ा विशालकाय बाउंसर गुर्राया और अपने हाथ छाती पर बांध लिए। फ्रेया ने चौंक कर पलकें झपकाई। मैं लूना स्नो हूं, नॉर्दर्न रिट्जबैक से। मैं अल्फा स्टील की ओर से आई हूं। बाउंसर ने उस पर मुश्किल से नजर डाली, बिना किसी प्रभाव के कहा, कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं, यही नियम है। उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी आवाज शांत रखी। क्या आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि मैं यहां हूं? उसने पूछा और फोन निकाल लिया। फ्रेया ने एरॉन को जल्दी से एक टेक्स्ट भेजा। मैं बाहर हूं, तुम्हारे छाते के साथ। उसे पता नहीं था कि क्लब की ऊपरी लॉन्स में कुछ वेयरवुल्फ एक मेज के चारों ओर जमा थे और शाम का आनंद ले रहे थे। एरॉन ठीक बीच में बैठा था। हमेशा की तरह उसके होने भर से एक असर पैदा हो रहा था। उसके बगल में बैठी थी कैरोलाइन रेडवुड, जिसकी परफेक्ट कर्ल की गई बालों की लटे और बेहद खूबसूरत ड्रेस कभी कभी सबकी नजरें खींच रही थी। कैरोलाइन के होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी। तुम्हारी लूना तुम्हारे लिए छाता देने यहां तक आ गई एरॉन। कितनी वफादार लगती है। मार्कस क्रॉस, एरॉन का बचपन का दोस्त और उसका सेकंड इन कमांड, हंसते हुए एरॉन का फोन हवा में लहराता है। रोक नहीं पाया खुद को, उसे एक छोटा सा मैसेज भेज ही दिया। वो सच में तुम्हारे हर शब्द पर भागती है ना? एरॉन ने झपटकर अपना फोन वापस ले लिया। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गई। खेल मत खेल मार्क्स, उसने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में कहा, चेहरा पूरी तरह से भावहीन। फिर उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और फ्रेया को भेज दिया, छाते की जरूरत नहीं, घर लौट जाओ। मार्कस फिर से हंस पड़ा, लेकिन एरॉन ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी नजर कुछ पल के लिए खिड़की की ओर अटक गई, जहां धुंधली सी एक आकृति बारिश में खड़ी दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फोन की छोटी सी मैसेज ने मुझे ठिठका दिया। बारिश में भीगती हुई मैं बाहर खड़ी थी, हाथ में फोन कसकर पकड़े हुए और स्क्रीन पर नजरें गड़ाई थी। छाते की जरूरत नहीं, घर लौट जाओ। एक भारीपन सा दिल में उतर गया, पर मैंने सिर झटक दिया। शायद ये कोई गलतफहमी हो। एरॉन तो वैसे भी मेरे लिए एक रहस्य जैसा ही है, और हमारा ये सालों पुराना संबंध मानो हर वक्त टूटने की कगार पर खड़ा एक पुल हो। मैंने लंबी सांस ली और मुड़ने लगी, पर इससे पहले कि मैं कदम बढ़ाती, दो महिला वेयरवुल्फ मेरी ओर बढ़ी। उनकी उपस्थिति से मेरी अंदर की भेड़िया सतर्क हो उठी, कान खड़े हो गए। ओह, तो ये रही हमारी लूना खुद, लंबी वाली ने व्यंग्य से कहा। उसकी बैंगनी आंखें तिरस्कार से चमक रही थी। दूसरी थी रैचल पार्कर, जिसने सिर को थोड़ा तिरछा किया और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, बारिश में इस तरह खड़ी हो, कितना दुखद नजारा है। क्या किंग अल्फा को वाकई तुम्हारी परवाह है? मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, मैंने शांत स्वर में कहा। मेरी आवाज उनके तानों के बावजूद स्थिर थी, लेकिन जेन तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। अरे नहीं, हम तो बस एक दोस्ताना सलाह देने आए हैं। तुम्हें पता है कि कैरोलाइन वापस आ गई है ना? उसका नाम सुनते ही मेरा सीना कस गया। मेरी मुट्ठियां भींच गई उन भावनाओं को दबाने की कोशिश में जो अंदर से फूट पड़ना चाहती थी। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद ही लूना की जगह से शालीनता से हट जाओ, रैचल ने जोड़ा। अब जब एरॉन की असली मेट वापस आ गई है, तुम तो बस एक अस्थायी विकल्प हो, है ना? उनकी हंसी बारिश के साथ गूंजती रही और मैं वहीं खड़ी रही, भारी दिल के साथ। क्या मेरा हाथ अनायास ही पेट पर चला गया, उस हल्की सी तसल्ली को महसूस करने के लिए कि मेरे भीतर भविष्य का अल्फा पल रहा है। उन्हें नहीं पता, किसी को नहीं, अभी नहीं। जब मैं पैक हाउस लौटी, तब तक मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरे बाल चेहरे से चिपक गए थे और कपड़े इतने भारी लग रहे थे जैसे वो मेरे सारे जज्बातों का बोझ खुद में समेटे हुए हों। लूना, एमिली जो हमारी पैक हीलर थी, तुरंत भागती हुई आई और मेरे हाथ में एक तौलिया थमा दिया। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। मेरे पास जवाब देने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे किसी बर्फीली हवा का झोंका कमरे में घुस आया हो। हर कोई उसकी ओर देखने लगा।
सब थम सा गया। उसकी सुनहरी आंखें मुझ पर जमी से भीगी हुई क्यों हो? उसने कड़कती आवाज में पूछा। हर शब्द में नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं उसकी तेज नजरें चीरती निगाहों के नीचे जम सी गई। मैं उसे सच नहीं बता सकती थी, न वो बेहुदा मजाक, न रेडवुड भेड़ियों के ताने। मैंने अपनी छतरी एक इंसानी बच्ची को दे दी। मैंने धीरे से कहा, अपनी आवाज को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। उसे जरूरत थी। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। यह बहुत लापरवाही थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इंसानों के सामने हमारी पहचान उजागर होने का कितना खतरा होता है? क्या मैंने पैक प्रोटोकॉल को लेकर कभी कोई डील दी है? उसके हर शब्द मेरे दिल पर किसी चोट की तरह लग रहे थे, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, पीछे नहीं हटी। मेरी भावनाएं अंदर ही अंदर उफान मार रही थी, पर मैंने उन्हें दिखने नहीं दिया। मैंने तेजी से अपनी पलकें चिपकाई, आंसू वापस भीतर ढकेल दिए। सबके सामने नहीं, पर जैसे उसे मेरे भीतर की हलचल का एहसास हो गया था। और फिर वो जो हुआ, उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि वहां मौजूद हर पैक सदस्य को हैरान कर दिया। बिना किसी झिझक के एरोन तेजी से आगे बढ़ा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। यह स्नेह नहीं था, यह सिर्फ एक सहज प्रतिक्रिया थी। उसके भीतर छुपा भेड़िया मेरे दर्द पर प्रतिक्रिया दे रहा था। भले ही उसका इंसानी पक्ष शायद इसे रोकना चाहता हो, लेकिन उसकी बाहों का घेरा भी एक आंसू को गिरने से नहीं रोक सका। वो चुपचाप मेरी गाल से फिसला और उसकी कमीज पर गिर पड़ा, उससे पहले कि मैं उसे रोक पाती। ये राज, हमारा बच्चा, हमारा उत्तराधिकारी, अब पहले से कहीं ज्यादा बोझिल लग रहा था। उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बरसी, एक मां के दिल से भी फूट पड़ी। वो मां जो अब अकेली नहीं थी। लेकिन क्या एरन इस बच्चे को अपनाएगा? क्या फ्रेया का ये राज बच पाएगा? जानने के लिए देखना मत भूलिए लूना का रहस्य का अगला चैप्टर सिर्फ वर्सल विजन्स पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां दिल के सबसे गहरे कोनों से निकलती हैं।